तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लॉस्ट स्प्रिंग के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। चलिए, जस्ट होल्ड ऑन। एज यू कैन सी, आप मेरा देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, लॉस्ट स्प्रिंग के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। Your 11th question is, आपका 11th question है, in spite of despair and disease pervading the lives of the slum children, they are not devoid of hope. How far do you agree? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इतनी सारी गंभीर परिस्थितियों के बावजूद, है ना, इतनी सारे स्ट्रगल्स, इतनी सारी मुश्किलों के डिफिकल्टीज के बाद भी जो स्लम एरिया के चिल्ड्रन हैं उन्होंने क्या कहते हैं, अपनी होप, आशा नहीं खोई है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? जो उन्होंने, उनकी उम्मीद है, उनके जो होप है, उन्होंने नहीं छोड़ी है। तो चलिए आंसर पढ़ने जा रहा हूं। I agree that Sahib and Mukesh do not have the same expectations as of slum children. Despite being a rag picker, Sahib wants to go to school and study. Also, Mukesh wants to become a motor mechanic. Both have hopes and dreams to achieve something in life. मैं एग्री करता हूं कि जो साहिब और मुकेश हैं, दोनों की वैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है जैसे बाकी स्लम बच्चों की है। यानी स्लम माने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की जैसी आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस माने आशाएं, वैसी नहीं है। रैग पिकर होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, है ना, रैग पिकर होने के बावजूद साहिब का क्या चाहता है? स्कूल जाकर पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है। मुकेश क्या है? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। दोनों के होप्स और ड्रीम्स हैं कि दोनों की आशाएं और सपने हैं कि वो कुछ जीवन में हासिल कर सके। सो बेसिकली हमारा ये जो आंसर है वो क्या कह रहा है कि बोथ मुकेश एंड साहिब आर ट्राइंग, है ना, कोशिश कर रहे हैं टू अचीव देयर ड्रीम्स, कि वो अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को पा सके। ठीक है ना, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों की होप उन्होंने नहीं छोड़ी है। ठीक, चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको हिंदी भी है पीडीएफ में, आप उससे भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहा हूं। It is tradition to stay barefoot. What is the attitude of the rakpiks of Seema Puri towards wearing shoes? एक बच्चा कहता है, क्या कहता है हमारी नरेटर से? क्या? It is tradition to stay barefoot. ये एक परंपरा है। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा है, barefoot रहने की। barefoot मीन्स नंगे पांव रहने की। जो ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड मींस बिहेवियर, जो व्यवहार है रैग पिक्स का, है ना, कचड़े बीनने वालों का, सीमापुरी में जो रह रहे हैं, जूतों के प्रति वो क्या दिखा रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ठीक है ना। चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, आंसर पढ़ने जा रहा हूं। चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी want to wear shoes, but due to their circumstances they remain barefoot. They cannot afford to buy a pair of shoes, hence they state that it is a tradition to stay barefoot. It was an excuse to hide their grinding poverty या ग्रिंडिंग पॉवर्टी, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। जो सीमापुरी के बच्चे हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं? जूते पहनना चाहते तो हैं, लेकिन जो उनकी सर्कमस्टांसेस हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस माने परिस्थितियां हैं, वो उन्हें नंगे पैर रहने पे मजबूर करती हैं, जिसकी वजह से वो बेयरफुट रहते हैं। ठीक है ना, सर्कमस्टांस के कारण वो क्या रहते हैं? बेयरफुट रहते हैं। वो अफोर्ड नहीं कर पा सकते कि एक जोड़ी जूता खरीद सके, हेंस इसीलिए वो ये कहते हैं, स्टेट माने यहाँ पे राज में समझ नहीं, यहाँ पे क्या होगा? कथन। वो ये कहते हैं कि ये एक तरह की ट्रेडिशन है, परंपरा है उनके यहाँ नंगे पैर रहने की। वो एक तरह से एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाना दे रहे हैं अपनी जो पॉवर्टी है, अपनी गरीबी, अपनी गिरती हुई
वो कहना जो ये इनकी जो डाउन मीन्स जो गिरती जा रही दिन प्रतिदिन, जो पॉवर्टी, इनकी गरीबी और गरीब होते जा रहे हैं, उस गरीबी को छुपाने का ये एक बहाना है कि वो बोल देते हैं कि जूते ना पहनना एक परंपरा है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन 11 12 दोनों समझ में आए होंगे। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अ यंग मैन इन फिरोजाबाद इज बर्डन्ड अंडर द बैगेज ऑफ 2 वर्ड्स, व्हाट आर दे? ठीक है ना, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? जो यंग मैन है, जो युवा आदमी है ना, जो युवक है फिरोजाबाद का, उसके मतलब उसे दो दुनियाओं के बोझ से दबा दिया जाता है, वो क्या है? ठीक है ना, फिरोजाबाद का जो युवा है वो दो दुनियाओं से दब जाता है, तो वो कौन सी दो दुनिया है? आंसर है आपका, द यूथ ऑफ फिरोजाबाद इज buried अंडर द burden ऑफ 2 worlds. द फर्स्ट इज द फैमिली इन विच he is born. The second one, your second, is the vicious circle of moneylenders, middlemen, police, law keepers, bureaucrats and politicians. जो यूथ है फिरोजाबाद का, ठीक, जो यूथ है फिरोजाबाद का, वो दब जाता है दो दुनियाओं में। ठीक है ना, वो दब रहा है दो दुनियाओं में। बर्डन मतलब क्या होता है? बोझा, दबना। ठीक, द पहले क्या है? उस फैमिली में, उस परिवार में जिसमें कि उसने जन्म लिया होता है। जो पहली दुनिया है वो कौन सी दुनिया है? जिस दुनिया में उसने जन्म लिया, जिस फैमिली, जिस परिवार में उसने जन्म लिया है। जो सेकंड है वो विशियस सर्कल है, मींस एक तरह का धूर्त चक्रव्यूह है। ठीक है ना, मनी लेंडर्स का, साहूकारों का, मिडिलमैन का, बिचौलियों का, पुलिस का, लॉ कीपर्स कानून बनाने वालों का, ब्यूरोक्रेट्स सांसद वालों का, और पॉलिटिशियन नेताओं का। इन सब की जो दुनिया है, चक्रव्यूह है, जो शोषण ये लोग करते हैं, इसकी ये दुनिया का बोझ, और दूसरा जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, ये दो दुनिया ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा जो फिरोजाबाद का युवक है, जो यूथ है, वो दब जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आता हूं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग, कमेंट। जो सर्वाइवल है मीन सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब जीवन यापन का एक ही चीज मतलब माना जाता है, कचरा बीना। इस पे कमेंट करिए। The rag pickers in Simapuri on the outskirts of Delhi are very poor. They do not have a proper source of income. Hence, they have to rely on rag picking. It is the only survival for them. जो दिल्ली का बाहरी इलाका है, आउटस्कर्ट्स माने बाहरी, बाहरी इलाका दिल्ली का, सीमापुरी जो इलाका है वो काफी क्या है? पुअर है, काफी गरीब है। ठीक है ना, जो रैग पिकर है सीमापुरी के, ठीक है ना, जो कि दिल्ली के बाहरी इलाके में रहते हैं, वो बहुत ही पुअर है, वो बहुत ही गरीब है। दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास पर्याप्त वो स्रोत नहीं है, सोर्सेज नहीं है इनकम के, आया के, ठीक है ना, कमाने के उनके पास प्रॉपर जरिए नहीं है। इसी वजह से उन्हें रिलाय, उस पे रिलाय मींस निर्भर, उन्हें निर्भर होना पड़ता है रैग पिकिंग में, कचरा बीनने में। यही एकमात्र साधन है सर्वाइवल का वहां पे। ठीक, आई होप आपको 14 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये उसकी हिंदी भी नीचे दी गई है आपकी पीडीएफ में, आप चेक कर सकते हैं। अब आपका 15 क्वेश्चन, बाय कुड, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, कहाँ था मेरा क्वेश्चन? हाँ, why could the bangle makers could not organize themselves into a cooperative? ठीक है ना, जो बैंगल मेकर्स हैं वो खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाते, खुद को इकट्ठा क्यों नहीं एज अ कोऑपरेटिव, ठीक है ना, व्यापार में या किसी भी संगठन में वो अपने आप को क्यों एकत्रित, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाते? क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं। तो इसका आंसर इस तरह से, या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन कोई आएगा इससे मिलता जुलता, तो आपको यही आंसर लिखना है। The bangle makers could not organize themselves into cooperative business. They are trapped in the cruel circle of sahukars, middlemen, policemen, bureaucrats, and politicians. If they tried to organize themselves, they would be beaten up by the police and put in jail. जो बैंगल मेकर्स हैं
वो खुद को ऑर्गेनाइज संगठित नहीं कर सकते एक कोऑपरेटिव बिजनेस में, एक व्यवसायिक व्यापार के रूप में, ठीक, क्योंकि वो ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड माने क्या होता है? फंसना। किसके? क्रूअल सर्कल, क्रूर चक्रव्यूह। किसके चक्रव्यूह में? साहूकार्स के, ठीक है ना, मनी लेंडर्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, मिडिलमैन बिचौलिए, पुलिसमैन पुलिसकर्मी, ब्यूरोक्रेट्स मींस सांसद, पॉलिटिशियंस मींस नेता। इन सब के चक्रव्यूह में वो फंसे रहते हैं। इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, अगर वो कोशिश भी करते हैं खुद को ऑर्गेनाइज, खुद को संगठित करने की, तो उन्हें मारा जाता है। दे वुड बी बीटन अप। बीटन अप माने क्या होता है? मारना। उन्हें मारा जाता है किसके द्वारा? बाय द पुलिस, और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो बेसिकली जो सोसाइटी है और जो गवर्नमेंट है वो क्या है, इन बैंगल मेकर्स को उठने ही नहीं देती है, ठीक। आई होप आपको ये भी आया होगा समझ में। आप इसकी हिंदी भी देख सकते हैं जो आपकी पीडीएफ फाइल में है, ठीक। अब 16th क्वेश्चन में आ रहा हूं। हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? मुकेश इज अ चाइल्ड लेबरर। मुकेश कौन है? एक बाल मजदूर है। He works in a glass factory. The glass factory is situated in Firozabad. Mukesh dreams to become a motor mechanic when he grows up. मुकेश क्या है? एक चाइल्ड लेबरर है, एक बाल मजदूर है। वो एक ग्लास फैक्ट्री में, कांच के कारखाने में या कांच की फैक्ट्री में काम करता है। उसकी ये ग्लास फैक्ट्री कहाँ है सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है? फिरोजाबाद में। मुकेश का सपना है कि वो बड़ा होकर क्या बने? मोटर मैकेनिक बने जब वो बड़ा हो, ठीक। अब 17 क्वेश्चन, आपका 17th क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बैंगल सेलर्स। दो चीजें आपको बतानी, दो दिक्कतें, समस्या आपको बतानी है बैंगल सेलर्स की, जो बैंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ी बेचते हैं, आपको उनकी दो दिक्कतें, दो परेशानियां बतानी है, ठीक है ना। The bangle sellers are very poor. They do not have enough money to do anything. They are forced in bangle making. They work in hazardous conditions. Because of this, they lose their eyesight in early age. तो जो बैंगल सेलर्स हैं वो पुअर हैं, वो काफी गरीब है। दे डू नॉट हैव इनफ मनी। इनफ माने होता है पर्याप्त, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं रहते कि वो कुछ और कार्य कर सके। उन्हें फोर्स्ड किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है बैंगल मेकिंग में। बैंगल मेकिंग में उन्हें मजबूर किया जाता है। हजार्डियस कंडीशंस माने क्या होता है? खतरनाक स्थितियां, ठीक है ना, जानलेवा स्थितियां। जानलेवा परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अर्ली एज में, यानी प्रारंभिक उम्र में ही, शुरुआती उम्र में ही वो अपनी क्या खो देते हैं? आई साइट्स, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वहां जो फर्नेस होता है, जो हम आगे के क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्नेस होता है, भट्टी होती है, जो इतना हाई टेम्परेचर होता है, कांच के जो कण होते हैं, ठीक है ना, ग्लास ट्रेसेस, जिसे हम कांच के कण मींस ग्लास ट्रेसेस, वो सब एनवायरनमेंट में, उनके आसपास सराउंडिंग में मिले रहते हैं। तो जिस वजह से उनको लंग्स की प्रॉब्लम्स, आई साइट की प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही साथ वो अंधेरे में भी काम करते हैं, रात में, ठीक है ना, लैंप की रोशनी में। तो इस वजह से भी उनकी आंखों की रोशनी जल्दी चली जाती है। चलिए, आपका ये 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये आप इसकी हिंदी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब 18th क्वेश्चन, मेंशन एनी टू हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द बैंगल इंडस्ट्री। दो हजार जानलेवा स्थितियां हमें बतानी बैंगल इंडस्ट्री में। कौन सी हैं? People working in Bengal industry suffer from various lung diseases. The workplace is very suffocating and unhygienic. Also, at early age, they lose their eyesight. जो पीपल हैं, काम करते हैं बैंगल इंडस्ट्री में, उन्हें सफर करना पड़ता है, ठीक है ना, पीड़ित होना पड़ता है काफी सारी लंग, फेफड़े, जिससे कि हम सांस लेते हैं, उनकी बीमारियों से। जो वर्क प्लेस भी होता है वो काफी सफोकेटिंग होता है, मतलब उसमें सांस, प्रॉपर एयर वेंटिलेटर्स होते नहीं है, एक छोटा सा कमरा होता है, भट्टी होती है, तो सांस लेने की, दम घुटने वाली जगह होती है। सफोकेटिंग मींस दम घुटना, सांस अच्छे से ना ले पाना, ब्रीद अच्छे से ना कर पाना। और अनहाइजीनिक, और काफी गंदी भी रहती है, साफ सुथरी उतनी रहती नहीं है।
यहाँ धूल, यहाँ कंकड़, यहाँ पे कोयले की चीजें एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें एक साथ रखी होती, तो अनहाइजेनिक भी रहती है। अर्ली एज में भी, जो शुरुआती उम्र रहती है उनमें, वो अपनी आंखें भी, आई साइट भी जल्दी खो देते हैं। तो ये दो परेशानियां, हेल्थ कंडीशंस उन्हें होती हैं, एक तो लंग डिजीज, दूसरी आई साइट। ये सबसे कॉमन चीजें होती हैं बैंगर मेकर्स की, ठीक है ना। अब 19th क्वेश्चन में आ रहे हैं, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। व्हाट डज द राइटर मीन, राइटर जो हमारी नरेटर भी है, जब वो कहती है, क्या कहती है स्टोरी में, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना खुद का मालिक, खुद का स्वामी नहीं है। क्या मतलब निकलता है इससे? Sahib starts working in a tea stall. Now, lots of work was burden in his shoulder. Now, he has to follow his master's orders. His free will was finished. Hence, the writer says that Sahib is no longer his own master. अब साहिब क्या था, टी स्टॉल में काम करने लगा था। पहले वो जब रैग पिकर था, कचड़े बीनने वाला, तो वो अपने खुद का मास्टर था। मींस वो खुद ही अपने फैसले लिया करता था, जब उसका मन करता था काम करता था, जब उसका मन आता था तो अपने दोस्तों के साथ वंडर करता था इधर उधर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि वो टी स्टॉल में, चाय के ठेले में काम कर रहा होता है, तो काफी सारा वर्क उसके शोल्डर में, शोल्डर मीन्स कंधों पे काफी सारा वर्क आ जाता है। नाउ ही हैज टू फॉलो हिज मास्टर्स ऑर्डर्स, अब उसे फॉलो करना पड़ता है अपने मालिक के हुक्म को, अपने मालिक के आदेशों को। उसकी जो फ्री विल थी, फ्री विल से मतलब क्या होता है, खुद के फैसले, यहाँ पे विल मतलब फैसला, मर्जी, जो खुद की उसकी मर्जी थी वो फिनिश्ड हो गई थी, खत्म हो गई थी। इसलिए राइटर कहते हैं कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ये वो कब कहती है, जब साहिब टी स्टॉल में काम करने लगता है। मान लीजिए इस तरह का भी आ सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या कि कब कहा नरेटर ने कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कब कहा, जब, तो वहां पे अगर ऑप्शन ये है कि टी स्टॉल में जब साहिब काम करने लगा तब, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैसी भी तरह से आ सकते हैं, तो हमें खुद एक ये तरीका भी आना चाहिए कि इस क्वेश्चन से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं, ठीक। चलिए अब आपका जो 20th क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, यानी उससे आप क्या समझते हैं। The title Lost Spring conveys that many children are losing their childhood. They don't get proper education. Even for basic necessity, they have to struggle. The joy is completely vanished from their lives. Even for their small dreams, they struggle, and due to vicious circle of society, their dreams dies. जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग का, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है ना, वो अपना बचपन, चाइल्डहुड खोते जा रहे हैं। उनको प्रॉपर एजुकेशन, सही शिक्षण नहीं मिल पाता है। अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए, अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। जो जॉय भी है वो कंप्लीटली वैनिश्ड हो जाता है उनकी लाइफ से। जो जॉय है, जो खुशहाली है, वो कंप्लीटली, पूर्णता से गायब हो जाती है। वैनिश्ड माने क्या होता है, गायब, डिसअपियर हो जाती है उनकी जिंदगी से। इवन फॉर देयर स्मॉल ड्रीम्स, अपनी छोटी जरूरतों के लिए भी, छोटे सपनों के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ये क्यों होता है, जो विशियस सर्कल है हमारी सोसाइटी का, इसकी वजह से उनके जो सपने हैं वो खत्म हो जाते हैं। मुख्य कारण क्या है, बेसिक रीजन क्या है, ठीक है ना, यही, दैट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड देम प्रॉपर नीड्स, है ना, वो प्रॉपर नीड्स उन्हें नहीं दे पाती है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। तो इसी वजह से इन बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन, हु वॉज सविता, सविता कौन थी, ठीक है ना। इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग,
Savita is a young unmarried girl who belongs to a family of a bangle makers in Firozabad. She is soldering some glass pieces to transform them into beautiful glass bangles. The narrator wants to convey the idea that she will understand the cultural significance of bangles when she becomes a bride. क्वेश्चन ये है कि सविता कौन है। सविता का जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर में भी बहुत ही छोटे उसमें दिया गया है। तो चलिए चैप्टर में जो है, जो चैप्टर लॉ स्प्रिंग जो अनीस जंग ने लिखा है उसमें सविता कौन है? एक यंग, एक युवा, ठीक है ना, अनमैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है लड़की है, जो कि किस फैमिली को बिलोंग करती है, किस परिवार से संबंध रखती है? बैंगल मेकर से, चूड़ी बनाने वाले से, जो कि फिरोजाबाद में रहते हैं। यानी सविता एक युवा लड़की है, अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है, और वो उसका जो परिवार है चूड़ियों का काम करता है, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। वो कुछ ग्लास के टुकड़ों से, है ना, ग्लास की चूड़ियां बना रही होती है, उन्हें ग्लास के टुकड़ों को ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, बदल रही होती है ग्लास की चूड़ियों में, कांच की चूड़ियों में। नरेटर ये कन्वे करना चाहता है आइडिया, हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। कल्चरल मींस जो हमारा जो संस्कार है, हमारी जो परंपरा है ना, संस्कृति, ठीक है ना, कल्चरल मींस संस्कृति में ये कितना महत्वपूर्ण है एक चूड़ी का जब वो दुल्हन बनेगी, ठीक है ना। जैसे कि हमने चैप्टर के उसमें समरी में पढ़ा भी था कि एक चूड़ी का, एक बैंगल का कितना बड़ा महत्व होता है एक सुहागन के लिए, एक ब्राइड के लिए, ठीक। तो वही चीज ये नरेटर बताने की कोशिश कर रही है सविता के जरिए। अब हु इज सविता, व्हाट इज द आयरनी ऑफ हर लाइफ, सविता कौन है, उसकी आयरनी क्या है। The irony in the case of Savita is the fact that she is unaware of the sanctity of the bangle she makes, while the old woman who realizes its importance has no lights left in her eyes. जो irony है सविता के लिए इस केस में, ठीक है ना, वो क्या है कि वो अनअवेयर है। अनअवेयर माने क्या होता है? जिसके बारे में जानकारी नहीं ना होना, जिसे उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी आभास नहीं है। जो सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी मींस पवित्रता बैंगल्स की, जिसे वो बना रही है, ठीक है, जिन चूड़ियों को, बैंगल्स को वो मेक कर रही है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे कल्चर में। और हालांकि जो ओल्ड वुमेन है वो भी जानती है इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वपूर्णता, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की आईसाइट चली गई है। वो जानती है कि वो चीज उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इट शोज दैट हर हस्बैंड इज स्टिल अलाइव, कि उसका हस्बैंड जो है, उसका जो पति है, वो अभी भी जीवित है। ठीक, आई होप आपको ये भी आ गया होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक्सप्लेन द थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। आपको लॉस्ट स्प्रिंग की थीम बतानी है। द थीम ऑफ द स्टोरी, जो थीम क्या है? पहली थीम है द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग एड्रेसेस द पिटेबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन who are unable to enjoy their childhood due to their poor socio-economic condition that prevails in the place they dwell in. और दूसरा है these children live a life that is far distant and different from the life of a normal child who receives education and is not forced into labor in his early life. The story gives the call to end child exploitation and let these children enjoy the days of spring that would bring joy under their feet. तो चलिए दो थीम निकल कर आती हैं। पहली थीम जो है उसमें क्या है? जो पुअर चिल्ड्रन है, ठीक है ना, जो गरीब बच्चे हैं स्लम एरियाज के स्पेशली, उन्हें प्रॉपर चाइल्डहुड नहीं होता है। उन्हें जो सोशो इकोनॉमिक, जो सामाजिक और जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्हें एक अच्छा बचपन नहीं मिल पाता है। दूसरा जो है नॉर्मल चाइल्ड की अपेक्षा, जैसे नॉर्मल चाइल्ड को एक एजुकेशन प्राप्त होती है, उन्हें मजबूर किया जाता है उसी उम्र में काम करना,
जिस उम्र में एक नॉर्मल बच्चे को, एक नॉर्मल चाइल्ड एजुकेशन प्राप्त करता है, उसी उम्र में ये बच्चे को मजबूर किया जाता है कि वो मजदूरी करें, लेबर वर्क करें। ये स्टोरी हमें ये बताने की कोशिश करिए कि जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, यानी बाल शोषण, हमें उसे खत्म करना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं, इन्हें अपने पैरों पे खड़ा होकर स्प्रिंग एंजॉय, मतलब अपनी लाइफ को इन्हें एंजॉय करने का मौका देना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 1 to 10 तो पहले ही समझा दिए गए थे, ठीक है ना। 11 to 12 इस वीडियो में आपको आ गए हैं। सभी की क्वेश्चन आंसर्स की हिंदी हैं। ठीक, आप लोगों को ये याद रखना है कि अपनी कॉपी में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। हर पीडीएफ फाइल जिस भी चैप्टर की सेंड करूंगा, उसके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, पैराग्राफ, चैप्टर का पैराग्राफ, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, वो आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके सिंगल वर्ड्स के इस तरह से ये चालू हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो ये जितने भी हैं आपको कॉपी मेंटेन करते जानी है, ठीक है ना, जितने भी हैं। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बाय चांस, तब भी आप लिखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। कॉपी में आपको हिंदी नहीं लिखनी है, हिंदी केवल आपको बेसिकली ऐसी दी गई थी, लेकिन आपको हिंदी में नहीं लिखनी है अपनी कॉपी में। ठीक, आप लोगों को बता दिया गया है कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर डीप वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ फाइल भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।